मैं उस बातों को नहीं याद करना चाहती हूँ जो मुझे तकलीफ देते हैं, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है। जैसे पंख होते हैं ना, ऐसे फड़फड़ा रही थी, उड़ रही थी, खेल रही थी, कूद रही थी। कभी दुनिया का कुछ भी पता नहीं था कि दुनिया में होता क्या है। कभी सोची भी नहीं थी कि एक राजकुमारी का जीवन जी के आई और इस नर्क में ऐसा होता है। जब बच्ची जन्म ली थी, जब 2 महीने की थी, तो मैं छत पे थी। मेरे ससुराल वालों ने छत से नीचे फेंक दिया। उस रूम में ना तो कोई नहीं था, मैं अकेली थी और बस दीवार थे और मैं थी। समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करूं। लोग कहते हैं ना कि बेटे ही माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। बस इस धारणा को थोड़ा चेंज करना था मुझे। मेरा नाम पूनम राय है। मैं BR फाउंडेशन संस्था की संचालिका हूँ और एक छोटी सी चित्रकार हूँ। मेरे पापा PWD में इंजीनियर थे और वो हमेशा चाहते थे कि मेरी बेटी एक राजकुमारी की तरह जीवन यापन करे। मेरा जन्म होते मेरे पापा को जॉब लगा। जॉब लगने के बाद घर में सब कुछ अच्छा हुआ। नौकर चाकर, गाड़ी, मकान, सारे कुछ ऐशो आराम के घर में सामान उपलब्ध थे और मैं भी एक राजकुमारी की तरह जी रही थी। और जैसे जैसे बड़ी होती गई, पापा का ट्रांसफ़र होता रहा और अलग अलग स्टेट में पढ़ाई वगैरह मेरा होता रहा। पढ़ाई करने के दौरान मतलब एक आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था मुझे। मतलब ऐसा लगता था कि कला ही मेरा जीवन है। तो उसको देखने के लिए भी, समझने के लिए किसी की पारखी नज़रों की ज़रूरत होती थी। मेरे पापा ने उस नज़रों को देखा और मतलब वो देखे कि मेरी बेटी एक बहुत अच्छी ड्राइंग बना रही है। तो पापा ने बोला कि तुमको लग रहा है कि ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है। तो हम बोले हाँ पापा, बहुत अच्छा लगता है। तो पापा ने बोला कि चलो तुम इसी से पढ़ाई करना। तो फिर जैसे मेरी 12th पढ़ाई कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लिया तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पेंटिंग ऑनर से ग्रेजुएशन में आई। पेंटिंग बना रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम नॉर्मल लाइफ जी रही थी। एकदम मतलब जैसे पंख होते हैं ना, ऐसे फड़फड़ा रही थी, उड़ रही थी, खेल रही थी, कूद रही थी। कभी दुनिया का कुछ भी पता नहीं था कि दुनिया में होता क्या है, क्योंकि वो प्यार, वो दुलार, वो पापा मम्मी भैया और अपने समाज से मिल रहा हमें। फिर मेरी शादी तय होती है ग्रेजुएशन के बाद। तो शादी होती है तो पापा की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा दामाद भी इंजीनियर हो। तो पापा ने शादी मतलब मेरी तय की। तो उन्हें बताया गया कि लड़का इंजीनियर है और बहुत अच्छा है, इससे शादी की जाए। तो मेरी शादी तय होती है। तो मेरी इच्छा थी, पापा मेरे एकदम फ्रेंड की तरह थे। तो पापा को हम बोले, पापा मैं लड़का सा मिलना चाहती हूँ कि वो देखे कैसा है। तो उन लोग की फैमिली वो बोली कि नहीं नहीं, हम लोग के खानदान में लड़कियां नहीं लड़कों से मिलती हैं। तो हुआ कि चलो भाई कोई बात नहीं, फोटोग्राफ आया, सबको देखा होगा, बात फाइनल हो गई, शादी हुई। शादी के बाद जाने के बाद पता चलता है कि वो लड़का इंजीनियर नहीं था, इंटर पास था। और फिर हम सोचे अरे हम लोगों से तो बताएगा तो इंजीनियर है लेकिन इंटर पास है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीता, उसके बाद उनकी गाली मार घर में शुरू हो गया। कभी सोची भी नहीं थी कि एक राजकुमारी का जीवन जी के आई और इस नर्क में ऐसा होता है। क्योंकि मैंने तो अपने मम्मी पापा भैया इस समाज में ऐसे लोगों को देखी कि जो कितने प्यार मोहब्बत से रहते। ऐसा घर होता है कहीं कि जहाँ पे आते आते बहू को गाली दिया जाता है, मारा जाता है, फिर भी बर्दाश्त की। कोई बात नहीं, ऐसा शायद होता हो, सबका घर ऐसा नहीं होता है, शायद मेरे नसीब में ऐसा हो। तो उसको मैंने सोचा कि नहीं चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता ही होगा। तो कुछ दिन तक मतलब बर्दाश्त की। लेकिन एक बर्दाश्त करने की भी सीमा होती है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उसी बीच मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। तो डॉक्टर के पास जब गई तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। जब मेरी बच्ची जो जन्म ली तो ये हुआ कि बच्ची जन्म ली, उसके लिए भी टॉर्चर किया गया। फिर उसके बाद जब बच्ची जन्म ली थी, जब 2 महीने की थी, तो मैं छत पे थी। मेरे ससुराल वालों ने छत से नीचे फेंक दिया, 3rd फ्लोर से नीचे। फिर मेरे कमर के नीचे का भाग सुन्न है। जब आंखें खुली तो हॉस्पिटल में थी। मुझे पता नहीं था कि मुझे हॉस्पिटल कौन ले गया कौन नहीं ले गया, मुझे कुछ होश नहीं है। जब अपना बॉडी छुई तो मुझे फील नहीं हो रहा था कि कौन सा बॉडी कहाँ से कहाँ क्या है। यदि एक चींटी भी काट के चली जाए तो मुझे महसूस नहीं होता था। मैं उस बातों को नहीं याद करना चाहती हूँ जो मुझे तकलीफ देते हैं, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि आज मैं समाज में खड़ी हूँ तो अपनी फैमिली, अपने गुरुजन, अपने परिवार, अपने भाई लोग के सपोर्ट की वजह से खड़ी हूँ। समाज में इतना प्यार मिला, इतना दुलार मिला कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। जब बेड पर आई तो जगह जगह इलाज के लिए जब मेरे ससुराल वालों को कहा गया तो वो लोग इलाज नहीं करवाए। फिर बनारस से मेरे मम्मी पापा भैया सारे लोग आए और हमको बनारस लेके आए। बनारस में आई तो सब जगह दिखाया गया। तो डॉक्टर लोग बोले कि नहीं, अब ये कभी नहीं चल सकती हैं, ये बेड पे ही रहेंगी।
बेड पे रहने के बाद तो हमें तो कुछ खबर ही नहीं था, क्योंकि मुझे होश नहीं था कि लोग क्या बोले, क्योंकि एक तरह से मेरी लाइफ जो है कोमा में थी। मुझे बस आंखें से देख सकती थी, बोल नहीं सकती थी, कुछ कह नहीं पाती थी, हाथ वगैरह कुछ हिलता नहीं था, कोई शरीर का कोई मूवमेंट काम ही नहीं हो रहा था, कुछ पोस्चर वगैरह चेंज नहीं कर पाती थी। फिर इलाज होने लगा, उसी बीच डॉक्टर बोले कि अब ये कभी नहीं चलेगी। तो एक बहुत बड़ा झटका लगा कि क्यों नहीं चलूंगी, आखिर मैंने किया क्या, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और चलूंगी क्यों नहीं। बस मन में बस बेड पे पड़े पड़े यही सोचती थी, क्यों नहीं चलूंगी, क्यों नहीं चलूंगी। लेकिन एक होता है ना इच्छा शक्ति, जब इंसान की इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो इंसान वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, आपके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, दिमाग तो है ना, दिमाग से बहुत कुछ किया जा सकता है। फिर उसी बीच, एक मिनट, जब बनारस आई तो डॉक्टर जब बोले कि आप नहीं चल सकते, तो एक मन में एक वो रहा कि नहीं मैं चलूंगी, मुझे खड़ा होना है। जिंदगी उसी बेड पे चार दीवारी में जी रही थी, चल रहा था, कभी मम्मी, कभी भैया, कभी भाभी, मेरी बच्ची की परवरिश भी करते थे, मेरी भी करते थे। एक मेरी भतीजी है निवेक्षा, निकी नाम है उसका, उसकी भी परवरिश हो रही थी, क्योंकि वो भी मेरी बच्ची के साथ ही 1-2 महीने के अंतराल में उसका भी जन्म हुआ। तो मेरे घर में 3 बच्चों का पालन पोषण हो रहा था, एक मेरा और एक मेरी बेटी और एक मेरी भतीजी का। मेरा जीवन ऐसे ही चल रहा था, बेड पे ही थी मैं, अपने बच्चे को खिला नहीं सकती थी, उसको अपने प्यार नहीं कर सकती, उसको सीने से नहीं लगा सकती थी, लेकिन वो सब प्यार मेरी माँ ने, मेरी भाभी ने, मेरे घर के लोग, भैया भाभी, सारे लोग उसको दिए। जब बेड पे अपनी बच्ची को और अपनी भतीजी को देखा करती थी तो जैसा लगता था जीवन में एक आस नजर आती थी कि मुझे भी जीना है, मुझे भी कुछ करना है। तो उन दोनों के आंखों में देख के ना एक प्यार उमड़ता था कि नहीं नहीं, अब मेरे शरीर तो काम नहीं कर रहे, लेकिन हाथों से उसको छू के फील करती थी और अच्छा लगता था। तो बस उन लोगों के सपनों को साकार करने के लिए मेरे अंदर जो इच्छा शक्ति आई कि जैसे कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे सब कुछ आगे बढ़ के कुछ स्टेप लेने हैं अपने लाइफ में। तो पापा भी साथ में थे, पूरी फैमिली मेरा साथ दे रही थी। ससुराल से कोई मेरा लेन देन कुछ नहीं, ना मेरे पूछना, ना कुछ करना, कुछ कोई भी कुछ नहीं कर रहा था। उसी बीच बच्ची की परवरिश भी हो रही थी, मेरी भी हो रही थी, बेड पे एक बच्चों की तरह मेरा भी जीवन मतलब चल रहा था। खड़ी होने के लिए सोच रही थी, लेकिन पापा हमेशा कहते थे कि चलो हम है ना, अब तुम ठीक हो जाओगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी। सब ऐसे बीतता रहा, बीतते बीतते एक दिन अचानक पापा एक्सपायर कर गए मेरे। तो जितना मेरे हादसे का भी हमको तकलीफ नहीं है, उतना मेरे पापा के जाने का दुख हुआ। इसलिए क्योंकि पापा तो हमको संभाल रहे थे, पापा तो हमेशा बेटों की तरह प्यार किए, और इतना बड़ा दुख मतलब भूल चुकी थी। लेकिन पापा का जाने का एक दूसरी बार फिर जीवन में ऐसा सैलाब आया और पापा भी साथ छोड़ के चले गए। अब लगा मानो अब जिंदगी में कुछ है ही नहीं, अब जीवन एकदम नीरस सा हो गया था। बेड पे रहती थी, पड़ी रहती थी, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं। उसी बीच मन में ऐसा ठाना कि नहीं मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है। सोचते सोचते एक दिन ऐसे अपने बड़े भैया से बोली, मेरे बड़े भैया जो हैं बहुत प्यार करते हैं मुझे, मेरी हर इच्छाओं को पूरा किया है अभी तक और आज भी वो कर रहे हैं। उनसे बोली भैया ऐसा है कि मुझे ना कुछ करना है आप लोगों के लिए, पापा के लिए। तो एक छोटा सा एक रूम बना दो जहाँ पे मैं बैठ के कुछ पेंटिंग वगैरह करूँ। ठीक है, मेरा सिर ही नहीं काम करे, हाथ तो कर रहे हैं ना, उसी के सहारे कुछ करूँगी। तो भैया के सहयोग से मैंने BR फाउंडेशन की संस्था एक बनाई, जो कि अपने पापा के नाम से बनाई। लोग कहते हैं ना कि बेटे ही माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, बस इस धारणा को थोड़ा चेंज करना था मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है, बेटियां भी माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं। तो BR फाउंडेशन की स्थापना तो कर दी, क्लासेज भी मतलब चाहिए कि चलाऊंगी। लेकिन जब वहां गई उस रूम में ना तो कोई नहीं था, मैं अकेली थी और बस दीवार थे और मैं थी, समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करूं। मन में ये भी एक वो था कि नहीं मुझे ऐसा कुछ करना है कि दूसरी पूनम के साथ ये हादसा ना हो। और एक पापा का भी सपना था कि नहीं, पापा हमेशा कहते थे कि मेरे बेटे की तरह है और पापा के लिए भी कुछ करना था। तो वहां गई और बस ऐसी पेंटिंग वगैरह ड्राइंग करती थी। फिर ऐसा लगा कि और क्या करना चाहिए, तो कुछ कुछ लोग मेरे आए, बोले मैम आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, प्लीज़ आप मुझे सिखा सकती है। तो मुझे ऐसा लगा क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं सिखा सकती हूँ। तो मेरे पास कुछ लोग आए, उनको पेंटिंग वगैरह सिखाने लगे, दूर दूर से बच्चे आने लगे। तो अच्छा लगा उन लोगों के बीचों में, जैसे मेरे जीवन में तो कलर थे ही नहीं, लेकिन उस बच्चों को देख के ना जैसे मेरे जीवन में रंग आने लगे। मुझे एक जीने का उम्मीद जागा, मुझे लगा कि नहीं मुझे भी कुछ करना है और उन लोगों के लिए कुछ कर सकूं, अपने लिए नहीं करूंगी तो उनके लिए तो कर सकती हूँ। फिर ड्राइंग में मतलब बच्चों को बताने लगी, सिखाने लगी, खुद को भी सीखने लगी उन लोगों के साथ। ऐसे जीवन फिर चला।
फिर कुछ दिन के बाद ताइक्वांडो के लिए ऐसा मन में विचार आया कि शायद आज मैं इतना सब कुछ मेरे साथ जो हुआ, ससुराल में जो भी मेरे साथ लोग किए, तो शायद हम ताकतवर होते तो उन लोगों का मुकाबला कर सकते थे। तो मतलब ऐसा लगा कि ऐसा क्या क्लास स्टार्ट करूँ जिससे लड़कियां सेल्फ डिफेंस की क्लासेस करके अपने आप को काबिल बना सके, किसी से फाइट कर सके। उसी बीच में बनारस में जिला ताइक्वांडो संघ के लोगों से मैं मिली और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे और वहाँ पे मैं ताइक्वांडो की क्लासेस स्टार्ट की। तो एक लगा ना कि जब बच्चे फाइट करते हैं तो जैसे लगता है कि मेरे भी हाथ पैर चल रहे हैं और उनके साथ जैसे लगा कि चलो आज मैं इतना तो कर सकती हूँ कि उनको सिखा सकती हूँ, उनके साथ खड़ी हो सकती हूँ। मुझे नहीं आता है स्पोर्ट्स में सब कुछ, लेकिन उनके पास खड़ी होती हूँ जैसे लगता है कि मैं ही फाइट कर रही हूँ। फिर बच्चे सब उसमें भी आने लगे तो और भी अच्छा लगने लगा मुझे। जैसे लगा कि चलो मेरे सपने साकार हो रहे हैं। जब बच्चे सब आगे बढ़ते तो ऐसा लगता है कि ये मैं कर रही हूँ। फिर उसके बीच में डांस, जैसे पैर में जान तो है नहीं लेकिन उंगलियों में मोमेंट नहीं, लेकिन फिर भी मन में वो थिरकन होता है कि डांस करती, ऐसा करती। तो मेरे यहाँ बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो कि लड़कों के सामने डांस नहीं कर पाती थी, घर में रहती थी, चार दीवारी में रहती थी। वो बोलती थी कि मैम हम आपके सामने चाहते हैं कि डांस क्लासेस यहाँ चलाइए, आपका बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद बहुत पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को मिलती है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ डांस क्लासेस स्टार्ट करें। तो मैं उन महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए वहाँ डांस क्लासेस भी स्टार्ट कराई। आज मेरे यहाँ डांस क्लास भी चलते हैं जो कि टीवियों में जाके, शो में जाके वो सब बच्चे सब परफॉर्म कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि चलो मेरे बच्चे स्टेज पे तो जा रहे हैं। मुझे बहुत प्राउड होता है कि चलो इस यहाँ तक कर सकती हूँ। एक जीने की और आस आती रही। ठीक है, शरीर काम नहीं कर रहा था लेकिन हाथ चल रहा था। मन के जो विचार थे वो कैनवास पे क्रिएट करती थी। और जब पेंटिंग को जब बनाने लगी तो कुछ ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग मिले और बोले मैम आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, ऐसा आप एग्जीबिशन करिए। तो बोले ठीक है, एग्जीबिशन तो कर सकते हैं लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे, क्योंकि हम ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, कैसे जाएंगे। तो बोले मैम हम लोग आपके साथ हैं। बहुत लोग ऐसे मिले जो कि एकदम भाई की तरह प्यार करने लगे, गुरु की तरह, मतलब बच्चे की तरह, एक मतलब परवरिश जैसे होता है ना, टीचर लोग भी हमको उस तरह से गाइड करने लगे। फिर मेरी एग्जीबिशन दिल्ली, मुंबई सब जगह लगने लगी। मेरी कलाकृतियों को मतलब एक नाम मिलने लगा कि पूनम राय की ये पेंटिंग है। बहुत अच्छा लगा। लाइफ में सबसे खुशी का दिन वो आया जब मैं अपने हाथों से कृष्ण भगवान की पेंटिंग बनाई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने वो पेंटिंग बनाई है। और उसको बनाने के बाद ऐसे जब एग्जीबिशन दिल्ली में गई तो वहाँ पे एक सज्जन व्यक्ति आए और वो बोले कि ये पेंटिंग आप मुझे दे सकती हैं। तो हम बोले हाँ दे सकते हैं। तो कितना पैसा लेंगी? तो हम बोले कि पैसा क्या, आपको जो अच्छा लगता है आप ले लीजिए। तो अरे ऐसा नहीं होता है मैम, पेंटिंग के प्राइजेस होते हैं। उसको हमने हमें कुछ नहीं मालूम, हमको बस अच्छा लगा, हम एग्जीबिशन में लगाने आ गए, आप ले सकते हैं। उन्होंने बोला कि हम ये पेंटिंग 1 लाख में लेंगे। मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बेड पर से उठने के बाद और मेरी पेंटिंग 1 लाख की सेल हुई। ये जैसे लगा कि जीवन में जो खुशियां आती है ना वो आई मेरे। जैसे लगा कि मेरे पर निकल आए, मैं उड़ने लगी, चलने लगी, ऐसा फील होने लगा। मेरी पेंटिंग कृष्णा की गई, वो भी खुशी की इस बात। मैं भगवान के प्रति बहुत आस्था रखती हूँ, मैं भगवान पे बहुत बिलीव करती हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ है ना तो ईश्वर ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं जो चाहती हूँ ना वो मुझसे मिल जाता है, क्योंकि गॉड के प्रति, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति बहुत आस्था है। पेंटिंग सेल हुई, पैसे मिले, बहुत अच्छा लगा। आके एकेडमी में मतलब बच्चों को दी, सारे लोगों को अपनी फ्रेंड सर्किल में बांटी, बहुत अच्छा लगा। ऐसे करते करते मेरी कारवां मतलब स्टार्ट हुए, अच्छे लगे। दूसरी खुशी कब आई, जब प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब बनारस में आए तो उन्होंने मतलब मेरी पेंटिंग की सराहना की। मैं जब उनसे मतलब मेरी इच्छा थी कि मैं देश के प्रधानमंत्री से मिलूंगी, तो लोग बोले अरे आप क्या मिलेंगी, आप तो एक छोटी सी संस्था चलाती हैं। तो हम लोग ठीक है, हम छोटे ही सही लेकिन हम मिलना चाहते हैं। छोटा ही इंसान पहाड़ पे चढ़ सकता है, एक चींटी ही पहाड़ पे चढ़ती है। तो इससे मैंने सीखा है। तो मैं ठीक है, छोटी सी हूँ, छोटी सी मेरी संस्था है, लेकिन उस पहाड़ पे जाने की काबिलियत तो रखती हूँ ना। ठीक है, पैर नहीं है, हौसले तो है ना कि मैं उस पहाड़ पे चढ़ सकती हूँ। तो मैं पहाड़ को ना, मेरे सोचने का व्यू ऐसा है, पहाड़ को मैं पहले राई बनाती हूँ, राई बना के फिर उसको रुई बनाती हूँ और रुई बना के फूंक मार के उड़ा देती हूँ। ये मेरा जीवन का स्टाइल है। और फिर ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ी और पेंटिंग सेल होने लगी, मेरा नाम होने लगे। उसी बीच एक हमारे गुरु भाई हैं जो बनारस में रहते हैं, डॉक्टर जगदीश पिल्लई सर, जिन्होंने उनको मैं अपना बड़े भाई की तरह मानती हूँ और जीवन भर मानूंगी भी। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। जब मुझे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सुबह बनारस मंच पे बुलाया गया BR फाउंडेशन खोलने के बाद,
तो वो उनसे मुलाकात मेरी वहीं पे हुई। उन्होंने बोला कि अरे आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं और आप कुछ ऐसा एक मास्टरपीस बनाइए जिससे दुनिया आपको जाने। हमने सर काम तो कर ही रहे हैं, एग्जीबिशन भी सब हो ही रहा है, तो नहीं आप कुछ करिए, जो आपके साथ जो हुआ है आप उसके बारे में कुछ सोचिए। हमने सर बहुत कुछ सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, तो हम ऐसे विचार उनसे मेरा विचार विमर्श हम लोग का चलता रहा। फिर मन में आया कि मैं एक पेंटिंग बनाऊंगी जो दुनिया में अभी तक कोई नहीं बनाया होगा। तो मैंने जो बच्ची जन्म लेती है उस समय से लेके एक वृद्धावस्था तक की जो फीलिंग होती है उस महिलाओं की, उन बच्चों की, मैंने 6 फुट के कैनवास पे क्रिएट किया। वो 17 दिनों में बनाया और उतनी बड़ी पेंटिंग मैं 5 फुट 1 इंच की क्या कैसे बना पाऊंगी। तो जैसे बेडशीट होता है ऐसे मतलब बिछा दी और फिर उस पे एक एक काम करने लगी। वो पेंटिंग आज 17 दिनों में वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में उसका नाम दर्ज है। तमाम उन महिलाओं के लिए, यूथ के लिए ये कहना चाहूंगी, आपकी एजुकेशन कभी खराब नहीं जाती है और एक ना एक दिन आपको उसका रंगत आपको देखने को मिलेगा। मेरा जीवन बेरंग था, लेकिन मेरा एजुकेशन, मेरी आर्ट, मेरी हुनर ही आज मुझको इस मुकाम पे लेके आई है। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहूंगी कि आप अपना जो भी आपके अंदर जोश जुनून है वो कायम रखें, इसी तरह आपका नाम होगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियाँ ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियाँ सिर्फ स्पॉटिफाई पर।